ठीक है, ओके। आज नया चैप्टर सॉलिड और स्टेट, एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट। अच्छा, कोई भी जो है मैटर है वो सॉलिड, लिक्विड या गैस में होगा, इसका कैसे पता चलता है? एक फोर्स होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। एक फोर्स होता है द फोर्स विच वर्क बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, वर्क बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, वर्क बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और एक और फोर्स होता है इंट्रा, एक और वर्ड तुमने सुना होगा इंट्रा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर लगने वाला फोर्स जो होता है वो इंट्रा होता है। तो इसके अंदर सॉलिड की कोई भी मैटर, कोई सॉलिड फेज में होगा, लिक्विड में होगा, गैसियस फेज में होगा, कैसे डिसाइड होता है? अगर उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई है तो क्या होगा, फोर्स ज्यादा और डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड फेज में इस तरीके से कंसीडर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो सॉलिड लिक्विड गैस का एक जनरल डायग्राम बनाओ। गैस में पार्टिकल्स की बीच की डिस्टेंस ज्यादा होती है, ठीक है, ये गैस की बात कर रहे हैं। लिक्विड की बात करें, लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस थोड़ी और कम होती है, और सॉलिड में जो पार्टिकल्स रहते हैं वो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, और कम। ये वाली चीज क्लियर है? सॉलिड के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, और कम होती है। ये तीन बेसिक डिफरेंस है सॉलिड, लिक्विड, गैस में, कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा है इसलिए फिक्स शेप होती है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और कम है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होने से मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स कम होने से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा। यहाँ पर डिस्टेंस कम, डिस्टेंस और। ठीक है, ये बेसिक चीज है, नोट कर लो, नोट करना चाहो तो। ठीक है, अब सॉलिड की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन जैसा नहीं है। सॉलिड की डेफिनेशन में बोला गया है कि डेफिनेट मास, साइज, शेप, वॉल्यूम जो इसका फिक्स रहता है, जो रिजिड होता है, नॉन कंप्रेसिबल होता है, वो सॉलिड कहलाता है। सॉलिड की कोई डेफिनेशन नहीं है, तो इसमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, आज के नोट्स जो रहेंगे, मैं तुम लोगों को इमेजेस जो रहेगी वो मैं ग्रुप पे अपलोड भी कर दूंगा ताकि तुम्हें कन्वीनियंट रहे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट है सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आता है? डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप, पहला पॉइंट आता है। डेफिनेट मास, कोई भी पॉइंट में डाउट हो, मास फिक्स रहता है, वॉल्यूम फिक्स रहता है, और शेप फिक्स रहती है। शेप आप चेंज नहीं कर सकते, कोई भी सॉलिड है इसको इसी फॉर्म में रख सकते हैं। ठीक है, मास फिक्स रहता है, वॉल्यूम फिक्स रहता है। अच्छा, लिक्विड में क्या होता है, मास फिक्स रहता है पर वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। ये चीज तुम लोगों ने पहले बेसिक क्लास में पढ़ी है, ज्यादा इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट, हार्ड, रिजिड, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, इनकम्प्रेसिबल। बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है, सॉलिड, लिक्विड, इनकम्प्रेसिबल। फिर तीसरा, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो रहता है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। डिस्टेंस इज वेरी लेस बिटवीन टू पार्टिकल्स, डिस्टेंस is less between two particles। समझ में आ गया? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली, टू पार्टिकल्स। ठीक है, नोट करते जाओ। पहला पॉइंट है डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम एंड शेप, दूसरा है हार्ड, रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, तीसरा है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, चौथा है डिस्टेंस इज लेस बिटवीन द टू पार्टिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, they regularly vibrate
हर एक एटम क्या होता है, फ्री होना चाहता है। इसमें देखिए ध्यान से समझना, अपनी पोजीशन पे ऑक्सीलेट या वाइब्रेट करता रहता है। दे रेगुलरली वाइब्रेट और ऑक्सीलेट। ऑक्सीलेट क्यों? क्योंकि वो फ्री होना चाहता है, लेकिन उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि उसका फ्री एग्जिस्टेंस पॉसिबल हो, इसलिए उसकी एक फिक्स शेप में जाके वो फिक्स हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, द पार्टिकल्स, यहां पर लिख रहा हूं, द पार्टिकल्स रेगुलर ऑक्सीलेट या वाइब्रेट लिख देता हूं, अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते। दे वांट टू बी फ्री बट दे हैव अ फिक्स पोजीशन, बट दे हैव फिक्स्ड पोजीशन। ये वाला पॉइंट क्लियर है? उनकी जो रहती है वो पोजीशन जो रहती है वो फिक्स रहती है। ठीक है, अच्छा 6 पॉइंट तुम्हारा हो गया डेफिनेट। डेंसिटी जो रहती है, डेंसिटी जो रहती है वो क्या रहती है, हाई रहती है। ठीक है, एक और पॉइंट। और अच्छा डिफ्यूजन क्या होता है, किसी को पता है डिफ्यूज होना? डिफ्यूजन का मतलब किसी को पता है? व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या होता है? सर एक मॉलिक्यूल शायद ब्रेक हो जाए दो पार्ट में, ऐसा। मॉलिक्यूलर ब्रेक हो जाए? नहीं 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 नहीं, देखो बेटा, डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। डिफ्यूजन या पार्टिकल्स का मिक्स होना। डिफ्यूजन का मतलब जनरल वे में बात करें, डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। इंटर सर वो हाई कंसंट्रेशन टू लो वाला, वो वाला फंडा नहीं लगे गैसेस के डिफ्यूजन? रिस्पेक्ट में था भाई। डिफ्यूजन मतलब दो, जैसे मैंने पानी के अंदर दूध मिला दिया, इजीली मिक्स हो जाता है, तभी तो दूध वाला, उसका डिफ्यूजन क्या है, इजीली डिफ्यूजेबल है। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स की दूध के पार्टिकल्स तुम्हारे और वाटर के पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं, तो उनका डिफ्यूजन। गैसेस भी आपस में डिफ्यूज हो सकती है, ये कोई फ्रेग्रेंस होती है, फटाफट रूम में स्प्रेड हो जाती है कि हाँ तुमने ये वाला सेंट लगाया है, डीओ लगाया है। वैसे ही अब डिफ्यूजन मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। सॉलिड सॉलिड के अंदर इजीली डिफ्यूज नहीं हो सकता, पार्टिकल्स एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते। तो डिफ्यूजन मतलब, इसमें 7 पॉइंट लिख रहा हूं, वेरी लो डिफ्यूजन। लो डिफ्यूजन का मतलब समझ में आ गया? इंटरमिक्सिंग जो रहेगी उनकी बहुत कम रहेगी सॉलिड की सॉलिड के अंदर। अब मुझे एक बच्चे ने एग्जांपल दिया, सर मैं एक तरफ शुगर ले रहा हूं, एक तरफ सॉल्ट ले रहा हूं, दोनों को मिक्स कर दूंगा। नहीं, वो मिक्स करना इंटरमिक्सिंग नहीं कंसीडर होगी। एक एक पार्टिकल के अंदर एक एक पार्टिकल मिक्स हो जाना चाहिए, वो सॉलिड फॉर्म में है। उनकी खुद की शेप इतनी छोटी क्यों मिक्स हो रहे हैं, लेकिन उनके हर एक पार्टिकल मिक्स नहीं हो सकते। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, तो वेरी लो डिफ्यूजन होता है इसके अंदर। सॉलिड के अंदर जो होता है वो बहुत ही लो डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, भाई ऑफ लिखना मत भूल लेना, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स लिख लो। पूछते हैं डिफ्यूजन क्या होता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट्स हैं। सॉलिड कोई डेफिनेशन नहीं है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी डेफिनेशन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैं तुम्हें बता दी। अब कर रहा हूं। अच्छा, सॉलिड के जो दो बेसिक टाइप होते हैं वो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। सॉलिड के दो टाइप होते हैं, पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड दो टाइप होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। सेकंड अमॉर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन बोल सकते हैं, पीएच अमॉर्फस सॉलिड। ये दो बेसिक टाइप है। ठीक है, पहले अपन एक एक को डिटेल में स्टडी करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन होती है फिक्स जियोमेट्रिकल शेप, नहीं हाँ, इसकी डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन लिख रहा हूं, हर एक बुक में इसकी अलग अलग डेफिनेशन मिलेगी। बेसिक डेफिनेशन होती है, क्रिस्टलाइन को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, फिक्स अमॉर्फस को, फिक्स जियोमेट्रिकल शेप, फिक्स geometrical shape with flat faces and sharp edges, with flat faces and sharp edges। हर एक बुक में अलग डेफिनेशन है, मैं अपने हिसाब से ओन वर्ड्स में बता रहा हूं। फिक्स जियोमेट्रिकल शेप पर स्टैंडर्ड है, फिक्स जियोमेट्रिकल शेप विद फ्लैट फेसेस एंड शार्प एजेस।
ठीक है। एग्जाम्पल जो होता है इसका एग्जाम्पल क्वार्ट्ज या क्वार्ट्ज क्रिस्टल लिया जाता है, इस तरीके से होता है क्वार्ट्ज या क्वार्ट्ज क्रिस्टल। अब सॉलिड के दोनों टाइप पढ़ रहे हैं अपन, है ना, उसमें से एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है क्वार्ट्ज का, ठीक है। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है, जैसे हेक्सागोनल शेप होती है, लगातार रिपीट होती जाती है। तो फिक्स जियोमेट्रिकल शेप एक फिक्स शेप है, इसकी शेप जो बेसिक मॉलिक्यूल है ना, उसको तुम बदल नहीं सकते स्ट्रक्चर को, कि सारी कुछ भी हो जाएगा, कितना भी इनफाइनाइट टाइम्स भी आगे एक्सटेंड हो रहा होगा तो भी ऐसे ही दिखेगा, इसका स्ट्रक्चर जो रहेगा हर तरफ से एक जैसा ही रहेगा। फिक्स जियोमेट्रिकल शेप विद फ्लैट फेजेस एंड शार्प एजेस, किनारे जो रहेंगे वो तीखे रहेंगे, ठीक है, नोट कर लो। जियोमेट्रिकल, स्पेलिंग्स में कुछ कुछ होता हुआ मिलेगा तुम्हें, देखते जाना। सर थोड़ा बड़ा लिखो ना। क्या बोल रहे हो? ना आवाज गई बेटा। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर थोड़ा बड़ा लिखो ना। थोड़ा और बड़ा, ठीक है, बड़ा लिख देते बेटा। फिक्स जियोमेट्रिकल शेप, ठीक है, और बड़ा लिख देंगे। फिक्स जियोमेट्रिकल शेप विद फ्लैट फेसेस एंड शार्प एजेस, नोट कर लो। क्रिस्टलाइन सॉलिड आर्ट, एग्जांपल क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज क्रिस्टल में तुम्हें इसके नोट्स और प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जांपल जो रहता है इसमें क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज क्रिस्टल या बहुत सारे एग्जांपल हैं। NaCl, NaCl में क्या होता है बेटा, कैटायन एनायन अल्टरनेटली रिपीट होते रहते हैं, NaCl NaCl, इस तरीके से स्ट्रक्चर, मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलता है, बेसिक बात। एग्जांपल में लिख लेना क्वार्ट्ज, सबसे कॉमन एग्जांपल है क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज क्रिस्टल, हेक्सागोनल शेप होती है, ठीक है। दे आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड, इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इन्हें ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं, कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स, ठीक है, दे आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स। ठीक है, नेक्स्ट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, हाई एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट, हाई एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट, हाई एंड शार्प सर मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, बोलो बोलो बोलो, क्या हुआ? सर शार्प शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, एकदम 100 पे मेल्ट हो जाएगा, तो शार्प 100 पे मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, वो वेरी नहीं करेगा, मतलब जैसे ही 100 प्लस होता है, जैसे वाटर का अपन बोलते हैं शार्प, तो जैसे ही शार्प मतलब होता है कि एक फिक्स टेम्परेचर, मैंने बोला 5000 या सॉरी 500 डिग्री सेल्सियस पे आयरन एकदम या क्वार्ट्ज एकदम से मेल्ट हो जाएगा, तो उस पॉइंट के जस्ट बाद ये पूरा मेल्ट हो जाएगा, शार्प होता है, ये वेरी नहीं करता, धीरे 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 नहीं, एक ही पॉइंट के बाद पूरा मेल्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है एनाइसोट्रॉपिक, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है, बस लिख लो 4th पॉइंट में, दे आर एनाइसोट्रॉपिक। अभी एनाइसोट्रॉपिक से रब करके समझा देता हूँ, दे आर एनाइसोट्रॉपिक, नोट करो, दे आर लिखना भूल गया भैया, और नोट्स में कुछ फोटोज भी डाल दूंगा ग्रुप पे, ताकि तुम लोगों को पढ़ने में कन्वीनियंट रहे, और बुक्स को साथ में पढ़ते जाना। दे आर कॉल्ड एनाइसोट्रॉपिक, ठीक है। मैसेजेस भी आ रहे हैं, ठीक है, इसे रब कर रहा हूं। अब एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है, देखो, एनाइसोट्रॉपिक को इस तरीके से एक्सप्लेन किया है, मैं लिख रहा हूं, एनाइसोट्रॉपिक को बुक में भी अलग से एक्सप्लेन किया है, आइसोट्रॉपिक, इसमें लिखना पड़ेगा डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, एनाइसोट्रॉपिक्स आर दोज व्हिच हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, different physical properties in different direction, in different direction। एनाइसोट्रॉपिक्स क्या होते हैं, जिनकी हर एक डायरेक्शन में अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज हो। अब इस चीज को कैसे समझ सकते हैं, बुक में एक डायग्राम से इसको भी समझाया गया है, इस तरह का डायग्राम बनाया गया है, इस तरीके से डायग्राम बनाया गया है,
और ये वाला एग्जांपल दिया गया, मैंने कोई एक लाइन ली ए, एक लाइन ली बी, ये ए लाइन है, ये बी लाइन है और ये कोई भी एक सी लाइन है। तो देखो ये वाला डायग्राम क्या बोलता है, इस तरह का डायग्राम बनाया बुक के अंदर कि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो लाइन ए में मॉलिक्यूल्स का पैटर्न अलग अलग है, इसमें अलग पैटर्न से रिपीट हो रहे हैं, ऑल्टरनेटली आ रहे हैं, इसमें अलग पैटर्न है, ठीक है, इसमें अलग पैटर्न है। तो हर एक डायरेक्शन में, क्योंकि क्या है, एक कैटायन है जनरली, एक एनायन है, तो ऑल्टरनेट पोजीशन में वेरी कर रहे हैं। तो एनाइसोट्रॉपिक्स क्या होते हैं, जिन सॉलिड की डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, सिर्फ फिजिकल, केमिकल नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन की, हर एक डायरेक्शन में वो डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, वो जो होता है वो एनाइसोट्रॉपिक होता है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर क्या करते हैं, शो करते हैं। नोट कर लो, एनाइसोट्रॉपिक डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन आर कॉल्ड एनाइसोट्रॉपिक। और इस तरह का डायग्राम है, कैसे कि हर एक डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स के रिपीट होने का पैटर्न अलग अलग है, यहाँ पे अलग पैटर्न रिपीट हो रहा है, यहाँ पे अलग पैटर्न रिपीट हो रहा है, यहाँ पे अलग पैटर्न रिपीट हो रहा है, इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। इसे रब कर रहा हूं, एनाइसोट्रॉपिक। अच्छा, इसके कंपैरेटिवली आइसोट्रॉपिक बोलेंगे, आइसोट्रॉपिक इसके साथ में बता देता हूं सिर्फ करके। आइसोट्रॉपिक में सेम लिखना है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। बुक में डायग्राम नहीं दे रखा, लेकिन किसी बुक में मैंने देखा था इस तरह का डायग्राम होता है। आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक में आ जाएगा सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। आइसोट्रॉपिक्स क्या होते हैं, जिनकी सभी डायरेक्शन में सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो आइसोट्रॉपिक कहलाते हैं। इसका डायग्राम एक ही तरह का होता है, एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोई पैटर्न नहीं होता। अब इसको ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, कैसे भी ले जाओ, हर डायरेक्शन में एक ही फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ये बहुत जनरल, सबसे बेसिक क्वेश्चन है, एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक क्या होता है, सबसे बेसिक जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। इसे रब कर देता हूं, आइसोट्रॉपिक। ये तुम्हारा क्रिस्टलाइन सॉलिड का पार्ट खत्म हो गया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, जिनकी फिक्स जियोमेट्रिकल शेप होती है, हाई एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, ट्रू सॉलिड्स होते हैं, एग्जैक्टली सॉलिड की स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन है वो कंसीडर करते हैं, और इनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो एनाइसोट्रॉपिक होती है। और इसके एग्जांपल्स, अच्छा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, गुड सेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या करते हैं, एग्जांपल पूछ लेते हैं। अब मैं एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दे दूंगा, सपोज पैटर्न मत हो गया है, लेकिन अगर एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दे दूंगा छोटे मोटे एग्जाम्स में, ये 4 पर ऑप्शन पूछ सकते हैं, ये किसका एग्जांपल है। मैं क्वेश्चन को उल्टा बोल दूं कि NaCl इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड, व्हिच काइंड ऑफ सॉलिड ऑफ NaCl, तो डिपेंड करता है। इसके एग्जांपल अच्छे से पढ़ लेना, और एनसीईआरटी वाले पढ़ना वो तुम्हें खुद करना है, ठीक है। अब आता है अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, इसकी कोई डेफिनेशन जैसा नहीं है, डू नॉट हैव अ डेफिनेट या इरेगुलर, डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, या ब्रैकेट में लिख लो इरेगुलर शेप, इरेगुलर शेप। तो कोई फिक्स पैटर्न, कोई फिक्स लॉजिक नहीं होता, वो जो होते हैं अमॉर्फस सॉलिड कहलाते हैं। उसमें क्या था, फिक्स जियोमेट्रिकल शेप विद फ्लैट फेस एंड शार्प एजेस, इसमें कोई फिक्स शेप जियोमेट्रिकल, नो फिक्स जियोमेट्रिकल, नो फिक्स जियोमेट्रिकल शेप, जियोमेट्रिकल शेप, कोई भी फिक्स जियोमेट्रिकल शेप नहीं होती बेटा, ठीक है। ये वाला पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल प्लास्टिक, फाइबर, रबर, प्लास्टिक, फाइबर, रबर। अच्छा, कई बुक्स में इसका कोई डायग्राम नहीं दे रखा, देखो
इसकी क्या खासियत है, कुछ भी बना दो, ये लो तरबूज का डायग्राम, ये लेवल, जहां तक तुम्हारा हाथ घूम रहा है ये तुम्हारा अमॉर्फस सॉलिड है, कोई फिक्स शेप नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, कोई भी रैंडम डायग्राम बना दोगे यही अमॉर्फस सॉलिड है, लिख देना नो फिक्स जियोमेट्रिकल शेप। ठीक है, नोट कर लो। अच्छा, 4 पॉइंट, अच्छा ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं। आइसोट्रोपिक क्या होते हैं वो तुम्हें समझा दिया, दे आर आइसोट्रोपिक, दे आर आइसोट्रोपिक। नोट कर लो। एक लास्ट पॉइंट और लिखाना, मुझे रब करना पड़ेगा। सर इन्हें हम फॉल्स सॉलिड बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? जैसे आपने ट्रू सॉलिड बोला था ना, फॉल्स सॉलिड बोल सकते हैं? अरे यार, ट्रू फॉल्स मत खेल यहाँ पे। नॉट ट्रू सॉलिड, ट्रू फॉल्स इंग्लिश का लॉजिक मत लगा, फॉल्स सॉलिड। नहीं, फॉल्स नहीं, बस इतना ही बहुत है कि दे आर ट्रू सॉलिड, दे आर नॉट ट्रू सॉलिड। फॉल्स सॉलिड कुछ साइंस में नहीं बैठता बेटा, वो इंग्लिश में तो होता ना क्लास में, तो मैं हाँ बोल देता तुझे। अपना मुद्दा लेके आ जाता है बीच बीच में निकाल के। लास्ट पॉइंट, इसे रब कर रहा हूं मैं। एक लास्ट पॉइंट और होता है, इन्हें सूडो सॉलिड्स भी बोलते हैं। इसमें लिख लो, पूरा ये पॉइंट अच्छा है, ये बच्चों को समझ में भी नहीं आता। द स्ट्रक्चर ऑफ अमॉर्फस सॉलिड इज लाइक लिक्विड, ये बुक में पॉइंट लिख देता हूं। द स्ट्रक्चर is like liquid, the structure is like liquid, एंड क्या होता है, देखो इनको क्या होता है कि ये लिक्विड फेज में होते हैं, जैसे प्लास्टिक है आप उसको मेल्ट कर सकते हो, ठीक है, और ये धीरे धीरे बहुत स्लो स्पीड से लेकिन फ्लोट हो सकता है। प्लास्टिक जो अगर आपने पिघला दिया है तो फ्लोट हो सकता है, ठीक है, तो इन्हें सूडो सॉलिड्स बोलते हैं और किसी भी शेप में आ सकता है, ठीक है, कोई फिक्स शेप नहीं है, ठीक है, और इन्हें क्या करता है फिर हाई टेम्परेचर पर सुपर कूल्ड लिक्विड्स बोलते हैं। इसलिए द स्ट्रक्चर इज लाइक लिक्विड एंड दे कैन फ्लो वेरी स्लोली एंड दे कैन फ्लो वेरी स्लोली, ठीक है, बहुत धीरे धीरे फ्लो हो सकते हैं। तो दे आर कॉल्ड सूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स, इसलिए इनकी जो प्रॉपर्टी है ये सूडो सॉलिड्स में कहलाती है, PSEUDO सॉलिड और सुपर कूल्ड सॉलिड। ऐसा सुपर कूल मतलब ऐसा सॉलिड जो इतना कूल है कि किसी भी शेप में फ्लो हो सकता है, सॉलिड होकर भी फ्लो हो रहा है, तो हो गया ना सुपर कूल्ड सॉलिड्स, ठीक है, इसलिए इन्हें सुपर कूल्ड सॉलिड्स भी बोलते हैं। द स्ट्रक्चर इज लाइक, देयर स्ट्रक्चर इज लाइक, ठीक है, THEIR, देयर स्ट्रक्चर इज लाइक लिक्विड, दे कैन फ्लो वेरी स्लोली, so that's why they are called pseudo solids और super cooled, यहाँ पे टेक्स्ट लगा लेना, super cooled solids भी बोलते हैं, ठीक है, इसके नोट्स में तुम लोगों को दे दूंगा। अच्छा, एनसीईआरटी के इसे रब कर रहा हूं मैं, फटाफट नोट कर लो। सेकंड लाइन में देख का, हाँ सेकंड लाइन में क्या लिखा, देख कैन है ना सर? आ गया, दे कैन फ्लो, बड़ा लिखा हूं, दे कैन फ्लो वेरी स्लोली, so they called they called लिख लेना यार, इंग्लिश का इंग्लिश बैठा लेना तुम लोग, they called pseudo solid और super cooled solids। परसों तक होमवर्क आ जाना चाहिए और कुछ डाउट्स होंगे जो कल वाली क्लास में डिस्कस करा देंगे, अभी तक सिर्फ एक बच्चे ने डाउट भेजे हैं तो करवा देंगे वो, ठीक है, एक अलग डाउट आता तो बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और होमवर्क के लिए मैं सीरियस हुआ, आजमा लेना तुम लोग ना, यस सर, घर पे आके देके जाऊंगा सर। एड्रेस मुझे पता है, ही आ जाइए। हाँ सर, नीचे आके मैं आपका नाम फोटो दे रखी है मैंने कि भाई इस बंदे को रोकने का ही नहीं।
ठीक है। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज के कुछ डिफरेंस दे रखे हैं बुक के अंदर, एनाइसोट्रॉपिक, नेचर, ये सब मैंने करा दिया। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज्यादा, देखो मैं सिर्फ बबल ही बोल रहा हूँ, सुन लेना। जियोमेट्री होती है वो डेफिनेट जियोमेट्री होती है, इनडेफिनेट जियोमेट्री होती है। मैं ग्रुप में फोटो डाल दूंगा, पूरे पॉइंट लिख लाऊं। मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई एंड शार्प होता है, उसका कोई डेफिनेट फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। नेचर जो होता है वो ट्रू सॉलिड होते हैं, दे आर नॉट ट्रू सॉलिड्स। फॉल्स सॉलिड मत बोल देना, बट सुपर कूल सॉलिड बोल सकते हैं, ठीक है। एनाइसोट्रॉपिक, दे आर एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, वो आइसोट्रॉपिक होते हैं। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, अच्छा फ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन से समझ लेना। फ्यूजन मतलब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो रहती है मिक्स होने की, एंथैल्पी क्या होती थी, चेंज इन एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर जो कहलाती थी। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो होती है उनकी फिक्स रहती है। और एग्जांपल्स तो एक ग्रुप में मैं ये फोटोज में ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। इसे रब कर रहा हूं, रब कर दिया। अब नेक्स्ट ये तुम्हारे दोनों सॉलिड्स हो गए, अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब इसके अलावा कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड की भी, उनकी बॉन्डिंग के बेसिस पे वो डिफाइन किया हुआ है। तो हेडिंग डाल लो, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, सीएस लिख रहा हूं, क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग के बेसिस पे इनको अब वापस सब डिवाइड किया गया क्रिस्टलाइन सॉलिड को कि किस तरह की नेचर मिल सकती है बॉन्डिंग की। तो सबसे पहला आता है इनमें मॉलिक्यूलर सॉलिड। पहला पॉइंट आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड तुम्हें पता है, मॉलिक्यूल तो तुम सब समझते हो। मॉलिक्यूल क्या होता है, कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, जैसे मॉलिक्यूल हो गया NaCl का मॉलिक्यूल हो गया, H2 के मॉलिक्यूल्स हो गए, तो वो एक जनरल एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स इन द सॉलिड कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड in which constituent particles are arranged. Constituent particles are arranged. नोट करो इसे, constituent particles are arranged. अब इसके टाइप्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, ये थोड़ा ऐसा क्वेश्चन है बच्चे ध्यान नहीं देते, ठीक है। इसे रब कर रहा हूं मैं। बेटा कोई भी बात समझ में नहीं आए पूछ लेना, बाकी बच्चों की इनकी प्रॉब्लम है, पूछ लिया करो यहीं पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कोई किसी को नहीं पहचानता, सबसे अच्छी बात है। पहला आता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। फर्स्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड के 3 टाइप है, पोलर, नॉन पोलर और एक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो नॉन पोलर सबसे पहला दे रखा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अच्छा, अपन ने पढ़ा था पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर बॉन्ड क्या होता था, कौन बताएगा? विवेक बता, पोलर और नॉन पोलर, पोलर बॉन्डिंग, पोलर और पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग बताई थी और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग बताई थी। किसको याद है? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग किसको याद है? अरे जिसमें इक्वल शेयरिंग, जैसे एग्जांपल लिया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो नॉन पोलर होता है। मैंने एग्जांपल लिया, ये तुम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है, पोलर कोवलेंट सॉलिड बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट सॉलिड बॉन्ड। जब दोनों एक ही तरह के एटम अटैच हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो इक्वल टू 0 होती है। मतलब ये मैंने एग्जांपल लिया इस तरीके से, दोनों हाथों को खींचने तो कहीं मूव करेगा नहीं, मूव करेगा क्योंकि दोनों की एनर्जी बराबर है, ठीक है। तो ये जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। अगर पोलर की बात करें, जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट्स अटैच हो, पूरा अभी मैं लिखूंगा इनके पॉइंट्स, लेकिन बॉन्डिंग क्या होती है? पोलर, ये दिस इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। अब सॉलिड को इसको सॉलिड बोल देंगे, लिक्विड को इसको लिक्विड बोल देंगे, जो भी होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाता है ये नॉन पोलर और ये हो जाता है पोलर।
सीधा सीधा फंडा है कि तुम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है, और जिसने 11th क्लास नहीं पढ़ी वो बस तुम्हें पता है उसकी हालत, वक्त निकाल रहा है साइंस में अपना। ठीक है, इसे ये पोलर और नॉन पोलर वाली बात है। अब इसके पॉइंट्स लिख देता हूँ नॉन पोलर के, सिर्फ आज नॉन पोलर के हो पाएंगे, बचे हुए सारे पॉइंट्स कल वाली क्लास में एक्सप्लेन हो जाएंगे, और ये वीडियो में आज अपलोड कर दूंगा तुम लोगों के लिए, आज जल्दी टाइम से अपलोड कर दूंगा, कल तक देख लेना जिसको दिक्कत आ रही है। नॉन पोलर, इसमें क्या होता है, नॉन पोलर को ऐसे लिख रहा हूं, नॉन पोलर पार्टिकल्स, एटम और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नॉन पोलर एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर कोवलेंटली बॉन्डेड, कोवलेंटली बॉन्डेड। एग्जांपल तुम ले लो, कोई सा भी एग्जांपल ले लो, Cl2 का ले लो, बुक के एग्जांपल्स में दे रखा है, H2 का ले लो, कोई सा भी ले लो, ये नॉन पोलर में आ जाएगा। ठीक है, they are bad conductor of electricity, next point, they are bad conductor of heat and electricity, ठीक है, they are bad conductor of heat and electricity, ठीक है, they have low melting point and boiling point, they have low melting point and boiling point, ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज है, वही एग्जांपल तुम लोगों के सारे बुक के एग्जांपल्स तुम लोग को याद करने। अच्छा, मैं एक काम करूंगा, कल ये सॉलिड के कुछ टाइप का हाइड्रोजन सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, तो उनके नोट्स में फोटोज अभी अपलोड कर दूंगा तुम लोगों के सबके ग्रुप पे, एंड कल उनको एक बार डिस्कस कर लेंगे तो लिखवाने का झंझट थोड़ा कम हो जाएगा, सिर्फ इसी टॉपिक के और कुछ नहीं है, बाकी सब मैं लिखवाऊंगा तुमको, ठीक है ना। तो कल वाली क्लास में अपन ये कर लेंगे ताकि तुम लोगों को थोड़ा, मेरे को भी थोड़ा कन्वीनियंट होता है, इतना लिखना झंझट लगता है। ठीक है, आज के लेक्चर को नॉन पोलर और पोलर तुम्हें समझ में आई है, जिसमें इक्वल शेयरिंग होती है, दे आर बेड कंडक्टर, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और बुक से तुम साइमल्टेनियसली लिख के नोट्स बना दिया ना। अभी मत सोचना कि लॉकडाउन खुलेगा तब खुलेगा, राम जाने। हेलो सर। हाँ सर वापस बताओ ना वो डेफिनेशन जरा, कहीं का नॉन पोलर वाला। नॉन पोलर एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर कोवलेंट। अच्छा, नॉन पोलर होते क्या है, मैं अभी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की जो सिस्टमैटिक नोट्स है तुम्हें अपलोड कर देता हूं, टेंशन मत लो। नॉन पोलर होते क्या है, जिसमें इक्वल जिसमें जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो इस तरह के जो बॉन्ड होते हैं उन्हें नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। नॉन पोलर, जब दोनों इक्वल एनर्जी, इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट आपस में अटैच तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नॉन पोलर एटम ये जो होता है, अच्छा एक और बात, दे आर कनेक्टेड विद वॉन डर वाल फोर्स, एक पॉइंट और लिख लेना, 4 पॉइंट लिखवाना भूल गया मैं, दे आर कनेक्टेड विद वॉन डर वाल, एक वीक अट्रैक्शन फोर्स। वॉन डर वाल फोर्स क्या होता है तुम लोगों को पता होना चाहिए, फिर मैं बता देता हूं, दे कनेक्टेड with van der Waals force, they are connected with van der Waals force। van der Waals force क्या होता था तुम लोगों को मैं बता देता हूं। van der Waals force दो टाइप के मॉलिक्यूल है, H2 है और H2 है। एक वीक अट्रैक्शन फोर्स जिसकी वजह से सिर्फ वो साथ है, ऐसा जैसे अमीर लोगों का तुम्हें मैंने एग्जांपल देता जनरली कि अमीर लोगों का एक अलग ग्रुप होता है, ठीक है, क्लास में सेम नेचर के लोग होते हैं ना, कि शैतान बच्चे अपने आप ग्रुप बना लेते हैं, एक पढ़ाने वाले बच्चे अपना ग्रुप बना लेते हैं। ईशान तो शैतान वाले ग्रुप नहीं है, ठीक है। यस सर, नहीं सर ये ऐसे गलत है, लीडर तो वही है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग ग्रुप होते हैं, तो सेम टाइप का बिहेवियर है तो अपने आप ऑटोमेटिकली पास आ जाता है। नोबल गैसेस में भी होता है इस तरह का, हीलियम के मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड नहीं होता, सिर्फ वीकली अट्रैक्शन होता है, इसकी वजह से सिर्फ ये साथ है। इस तरह का जो फोर्स होता है वो वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना।
ये इसमें ही मिलता है, क्योंकि H2 का मॉलिक्यूलर बॉन्ड नहीं बना फिर भी साथ है, इसका मतलब कोई तो उसके बीच में अलावा एक्स्ट्रा अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, व्हिच इज कॉल्ड वॉन डेर वाल्स। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। कल तक तुम्हारे पास डाउट पूछने का टाइम है, परसों मैं सबका होमवर्क चाहता हूँ, वरना वो ग्रुप से बाहर आएगा। चलो ठीक है, थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट, एंजॉय करो और थोड़ी पढ़ाई भी।